हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निशर्स फाइनेंस सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पे जो भी यहाँ पे खास करके जो प्राइवेट लिमिटेड करके जो भी यहाँ पे कंपनीज होती है, तो उनको अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए यहाँ पे जो भी प्राइवेट इक्विटी वाले फंड्स वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे उनके बीच में यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई भी प्राइवेट फर्म है और अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप इनके पास में जाओगे तो फिर ये इनके पास में जो भी यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी के जो भी फंड्स वगैरह होते हैं तो उनसे फिर ये रीच आउट करते हैं। तो अगर किसी को अगर आपके ना इन्वेस्ट करना रहता है तो वो आपके ना इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके अलावा इनका जो वहाँ पे कट होता है तो वो यहाँ पे इनके हमें इनकम बनती हुई नजर आती है। उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी रियल इस्टेट और रियल इस्टेट डेवलपर के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी कंपनीज वगैरह होती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे फंड रेजिंग करना, यानी कि उनके लिए जो कैपिटल की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आती है और फिर ये कंपनीज को प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और उसके बीच में जो कट वगैरह होता है वो ये कंपनी हमें रखती हुई नजर आती है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ फंड्स वगैरह में भी यहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट से रिगार्डिंग भी कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो फंड का जो टोटल फंड की जो कॉस्ट वगैरह होती है, जैसे हमारा जो म्यूचुअल फंड वगैरह होता है तो वहाँ पे हमारे जो एक्सपेंस इश्यू वगैरह लगता है तो वैसे यहाँ पे जो फंड की जो फीस वगैरह होती है वैसे यहाँ पे कंपनी की हमें इनकम बनती हुई नजर आती है। तो देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे तो आजकल यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर हमें और बहुत सारी कंपनीज के हमें कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग बहुत हमें होती हुई नजर आती है। तो उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और वो सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का वो रेवेन्यू में यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। अब करंटली अगर हम देखेंगे तो करंटली लगभग 1000 करोड़ के लगभग का ईवीएम हमें ये कंपनी का नजर आता है और ये अगर हम बात करेंगे जनवरी 31 के हिसाब से, और अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी हम नवंबर में ये वीडियो को बना रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 महीने पहले कंपनी का लगभग 1000 करोड़ के लगभग का ईवीएम हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो ऑलमोस्ट अभी 10 से 15% से यहाँ पे कंपनी का ये ईवीएम बढ़ चुका होगा और अभी ये कंपनी और फंड रेज कर रही है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे कंपनी का जो ईवीएम का नंबर है हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। अब करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम फंड की अगर हम बात करेंगे तो करंटली हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल 4 फंड हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक हाई यील्ड कंपनी का ग्रोथ फंड है, फिर उसके अगर हम बात करेंगे एक क्लोज एंडेड कंपनी का फंड है, यानी कि जब वो स्टार्ट होता है तो तभी उसके अंदर आप पैसा डाल सकते हो, उसके बाद में आप उसके अंदर पैसा नहीं डाल सकते हो। बाकी अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड है और बाकी अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड हमें कंपनी का नजर आता है। और करंटली अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली कंपनी के 3 ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। इसमें से 2 की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर और बाकी अगर हम 1 की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल हमें कंपनी का ऑफिस यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे पूरे फंड को यहाँ पे कंपनी को अच्छे तरीके से यहाँ पे ये कंपनी सेटअप करेगी और उसके अलावा जो भी यहाँ पे एडिशनल लाइसेंसेज की जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो उसको लेने के रिगार्डिंग यहाँ पे ये फंड हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो गांधीनगर में कंपनी को जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का फंड यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो पूरा यहाँ पे जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को जो फीस वगैरह दी जाती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कॉस्ट वगैरह लगेगी तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये जो फंड है ये कंपनी का यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो निशर्स फिनकॉर्प करके हमें यहाँ पे ये कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो उसके अंदर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उसका जो कैपिटल बेस है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हमें फंड कंपनी का यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 7 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें लगभग 11 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ नजर आया है। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो इस साल का 1 क्वार्टर का नंबर में हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें अगर हम बात करेंगे 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअल बेसिस पे लगभग 60-65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे ये साल में भी कंपनी का देखने को मिल सकता है। और अभी ये कंपनी अगर हम बात करेंगे अभी थोड़ा 100-150 करोड़ के लगभग ये कंपनी भी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ का नंबर होगा वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
अब बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में जो नंबर में हार्डली 1 करोड़ के लगभग था, वो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 23 करोड़ 5 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कंपनी के नंबर है इसको देख के थोड़ा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 50% से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर सिर्फ 24 एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो एम्प्लॉय को डेफिनेटली यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 3 कंपनी के ऑफिस है तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह रहेगी वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे नॉर्मली इतना रेवेन्यू के बाद में इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉफिट करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्जिन मेरे हिसाब से नॉर्मली अगर हम देखते हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वहाँ पे डेफिनेटली मार्जिन अच्छे होते हैं, लगभग 30-35% के लगभग के नेट प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे होते हैं। लेकिन 50% से ज़्यादा मार्जिन को कहीं ना कहीं सस्टेन करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे कंपनी के लिए रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने सीधा 15 करोड़ के रेवेन्यू पे 8 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। यानी कि कंपनी ये बोल रही है कि अगर 60 करोड़ के लगभग का अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहता है तो वहाँ पे लगभग 32 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं के देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली सस्टेनेबल नहीं है, लगभग 30-35% के लगभग के मार्जिन यहाँ पे सस्टेनेबल हो सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 180 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 31 लॉट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 800 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे लगभग 114 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू प्राइस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 101 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा, और बाकी अगर हम लगभग 12 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसईएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 10 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 11 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 430 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस साल की जो कंपनी ने पहले क्वार्टर की अर्निंग दिखाई है तो वहाँ पे वो देख के मार्केट को ये लगेगा कि लगभग 32 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज हमें स्टॉक थोड़ा सस्ता लगेगा। लेकिन बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग अगर बाई चांस अगर ये लिस्टिंग के बाद में अगर 20 से 25% से अगर कंपनी का जो अर्निंग का नंबर है वो अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे सीधा कहने के जो 14 का पी रेशियो वाला स्टॉक होगा तो सीधा में 18-19 के लगभग का आईपीओ प्राइस पे होता हुआ नजर आएगा। तो एट दी एंड यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बिजनेस मॉडल अच्छा है कंपनी का मेरे हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज भी अगर हम बात करेंगे नॉर्मल आईपीओ के कंपेरिजन में थोड़ा आईपीओ का साइज भी ज्यादा एचएमई कंपनी के हिसाब से मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 50 रुपये के लगभग हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 40,000 रुपये का मुनाफा आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहने की अगर मार्केट में सिनेरियो थोड़ा चेंज रहता है तो वहाँ पे 10 से 15% के प्रीमियम पे भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपका व्यू लिस्टिंग इन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे एक ही दिक्कत ये नजर आती है क्या लिस्टिंग के बाद में ये जो कंपनी की अर्निंग है, ये जो कंपनी दिखा रही है, क्या ये सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे यकीन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड नहीं करूंगा। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली मैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं, तो लिस्टिंग इनके लिए मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि निशा फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।